नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। गाइज, आज के वीडियो में देखेंगे हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, साथ ही इन क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। सब कुछ बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में डिस्कस किया जाएगा, इसलिए आप लोग एक्स्ट्रा फैक्ट्स को साथ साथ नोट भी करते जाइएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध होंगे जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे। गाइस, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और 2018 के आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम्स में भी पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मैत्रेय। मैत्रेय भावी बुद्ध होंगे जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे। अब देखिए, इसमें आगे बात करें तो मैत्रेय शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो मैत्रेय शब्द का शाब्दिक अर्थ है भावी बुद्ध, यानी कि भविष्य के बुद्ध। अगर आप लोगों को मैत्रेय शब्द का अर्थ पता होता तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ईजिली दे सकते थे। तो गाइज, मैत्रेय बुद्ध को ही भविष्य बुद्ध के रूप में माना जाता है। गाइज, नेक्स्ट पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि गौतम बुद्ध अथवा शाक्य मुनि का उत्तराधिकारी किसे माना जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा मैत्रेय बुद्ध को। मैत्रेय बुद्ध को ही गौतम बुद्ध अथवा शाक्य मुनि का उत्तराधिकारी माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि विभिन्न बौद्ध सूत्रों में मैत्रेय बुद्ध को क्या नाम दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ध्यान रखिएगा। अमिताभ सूत्र और कमल सूत्र में मैत्रेय बुद्ध को अजित नाम दिया गया है। अब जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बौद्ध सूत्र अमिताभ सूत्र में मैत्रेय बुद्ध को क्या नाम दिया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा अजित। कहीं कहीं पर अजीता भी लिखा हुआ मिलता है, इसलिए आप लोग ये दोनों ही नाम याद रखिएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको जितनी भी एक्स्ट्रा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताई गई है उसे नोट ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि आगे आपको रिवीजन करने में आसानी रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। बोध गया में महाबोधि मंदिर वहां बनाया गया है जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। अब देखिए, इसमें आगे बात करें तो गाइज, कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष की उम्र में हो गई थी। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 35 वर्ष की उम्र में। जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तब उनकी उम्र मात्र 35 वर्ष थी। नेक्स्ट पॉइंट है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, किस नदी के तट पर हुई थी। तो गाइस, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति उरुवेला में, गाइस बोध गया को ही पहले उरुवेला नाम से जाना जाता था। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति उरुवेला में पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी। गाइस, कहीं कहीं पर निरंजना नदी के स्थान पर फाल्गु नदी भी बताया गया है, तो ये दोनों ही वर्ड आप लोग ध्यान रखिएगा। और गाइस, ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्हें बुद्ध कहा गया। अब गाइस, नेक्स्ट पॉइंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एग्जाम में 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला ये कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया, और दूसरा ये कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए। तो गाइस, ध्यान रखिएगा, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। और गाइस, पहला उपदेश देने की घटना को ही धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है धर्म चक्र प्रवर्तन। एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि धर्म चक्र प्रवर्तन से आप क्या समझते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश की घटना को ही धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए। तो आपका आंसर हो जाएगा कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में।
बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। और अब लास्ट पॉइंट, महाबोधि मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये गाइस, ध्यान रखिएगा। महाबोधि मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक द्वारा कराया गया था। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर है ऑप्शन सी, उदयन ने। याद रखिएगा, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने की थी। गाइज, इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आप लोगों को एक चीज़ ये बता दूं कि बिहार की राजधानी पटना का ही प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है और पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने की थी। कभी कभी एग्जाम्स में ये भी पूछ लिया जाता है कि उदयन द्वारा पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किन किन नदियों के संगम पर की गई थी। गाइस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, तो ध्यान रखिएगा कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना गंगा तथा सोन नदियों के संगम पर की गई थी। गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। क्लियर है ना? और फिर उदयन ने ही मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से बदलकर पाटलिपुत्र में ही स्थापित कर ली थी। तो गाइज, यहीं से आपका एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। क्वेश्चन है कि किस शासक ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा उदयन ने। ध्यान रखिएगा ये चीज़। नेक्स्ट पॉइंट है कि उदयन किसका उत्तराधिकारी था? गाइज, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। याद रखिएगा गाइज, उदयन अजातशत्रु का उत्तराधिकारी था। क्लियर है ना गाइज? उदयन अजातशत्रु का उत्तराधिकारी था और उदयन अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके मौर्य वंश का सम्राट बना था। और गाइज, उदयन हर्यक वंश का शासक था। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि उदयन किस वंश का शासक था, तो आपका आंसर हो जाएगा हर्यक वंश। अब लास्ट पॉइंट, तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कब, कहाँ और किसके शासनकाल के दौरान और किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, नोट कर लीजिएगा सभी कि तीसरी बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल के दौरान मोगलीपुत्र तिस्स की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। तीसरी बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल के दौरान और मोगलीपुत्र तिस्स की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। तो गाइज, अभी मैंने जितने भी पॉइंट्स बताए हैं उन्हें नोट ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य वह प्रसिद्ध शासक था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। गाइस, इस क्वेश्चन से रिलेटेड काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो एक बार उसे भी देख लीजिए। सबसे पहले बात की जाए तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने ही की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ही मौर्य वंश के संस्थापक थे और इन्होंने चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना की थी। गाइज, अब जो पॉइंट बताने जा रही हूँ वो एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी करता है। क्वेश्चन है कि किस शासक को सैंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स के नाम से भी जाना जाता है? तो आपका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य को। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये गाइस। चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स के नाम से भी जाना जाता है। गाइज, मैंने पूरा मौर्य साम्राज्य बहुत डिटेल में कराया हुआ है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से देख लीजिएगा।
चलिए आगे बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। मोस्टली मौर्य शासकों ने बौद्ध धर्म को अपनाया, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था। इसलिए इन्हीं के बारे में क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा किससे ली थी। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा भद्रबाहु से ली थी। और गाइस, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिन कहाँ बिताए, ये भी कई बार पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिन श्रवणबेलगोला कर्नाटक में बिताए, और श्रवणबेलगोला में ही चंद्रगुप्त मौर्य ने उपवास रख के अपना शरीर त्याग दिया। और उपवास रखकर शरीर त्यागने की क्रिया को जैन धर्म में संलेखन विधि कहा जाता है। क्लियर है ना गाइस? तो चलिए गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे।